हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न प्रीवियस के 2-3 सालों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और हर एक बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन के साथ में नाम भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ कवर किए गए हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिए। ईंट मन के व अस्थियाँ, ये पाठ का नाम है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये लेसन है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। तो ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस कारण से प्रसिद्ध है। तो अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये नगर नियोजन बहुत ही बेहतरीन था इनका। सभी शहर एक प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। पहले से योजना बनाई गई थी उस शहर को बसाने की, उसके बाद उसको बसाया गया था। एक ऊंचे चबूतरे पर मकानों का निर्माण, पहले से नालियां बनाई जाती थी, उसके बाद घर बनाए जाते थे। तो पूरी योजना के साथ बसाए गए थे ये शहर सभी हड़प्पा सभ्यता के। इस तथ्य से सहमति के पर्याप्त प्रमाण में कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। सारे नगर में नालियों का निर्माण नियोजित और सावधानीपूर्वक किया जाता था। वास्तव में ऐसा लगता है कि नालियों और गलियों की संरचना पहले की गई थी और बाद में इसके बाद घरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी के लिए एक पाइप पक्की मिट्टी से होती थी और सड़क और गली की नाली से जुड़ी होती थी। जो मुख्य जो नाली होती थी उससे छोटी नालियाँ जुड़ी हुई होती थी और नगर के बाहर भेजा जाता था सारा गंदा पानी। नंबर 2 पॉइंट है इसका। शहरों के नक्शों से जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों के लगभग एक ग्रिड प्रणाली के तहत बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति के तहत शतरंज के चेस बोर्ड की तरह इस तरह से घरों को बसाया गया था। एक मेन गली होती थी, मेन गली के से सभी दूसरी गलियां मिलती थी और आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। तो इस तरह के ग्रिड प्रणाली यही है, इसी तरह बसाया गया था इनको। आपस में जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री के कोण पर समकोण पर काटती थी। ये पॉइंट याद रखें। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों को बनाने के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। नालियों का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया जाता था। घर चाहे कुछ एक सतलों पर कच्ची ईंटों के जरूर बनाए जाते थे, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों की, क्योंकि यदि कच्ची ईंटों की नालियाँ होंगी तो वो पानी के साथ खराब हो जाएंगी। जो ईंटें हैं वो नालियाँ खराब हो जाएंगी। नालियों के विषय में मैके नामक पुरातत्वविद हैं। उन्होंने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नाम की बुक लिखी है। उसने लिखा है कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। इस तरह की बेहतरीन नगर नियोजन किसी भी सभ्यता में और अन्य सभ्यताओं में नहीं देखने को मिलता है जितना कि यहाँ पर मिलता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जो था वो सबसे बेहतरीन था। नंबर 2 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। किन किन चीज़ों से मनके बनाते थे? कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मनके यानी बीड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे ये हार, उनका मनकों का हार बनाकर ये गले में पहनते थे ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये मनके किस तरह से बनाते थे, क्या क्या पदार्थ यूज करते थे, उसका पूरा प्रोसेस बताना है आपको। पदार्थ क्या क्या हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग? गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, स्फटिक और क्वार्ट्ज और सेल खड़ी ये सेटेटाइट भी इसको बोल देते हैं। इसको सोप स्टोन भी बोल देते हैं। सेल खड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके द्वारा यूज किया जाने वाला पत्थर था। इसको सोप स्टोन भी बोल देते हैं। ये मुलायम पत्थर होता था, किसी भी तरह से इसको डाला जा सकता था। सेटेटाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जैसे बहुमूल्य और अर्ध कीमती पत्थरों से अति सुंदर मनके बनाए जाते थे इनके द्वारा। मनके मनके मिट्टी से भी बनाए जाते थे। मिट्टी को भी पकाकर
मनके बनाए जाते थे। तो कई तरह से मनके बनाते थे ये। मनके व उनकी मालाएं बनाने में तांबा, कांस्य और सोना जैसी धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। तो कुछ सोने जैसी कीमती धातुओं से भी बनाए जाते थे। शंख, फायोंस और टेराकोटा या पक्की मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे। तो बहुत सी चीज़ों का यूज करते थे मनके बनाने के लिए। इनमें अनेक प्रकार आकारों, चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार और खंडित इत्यादि में बनाया जाता था। कुछ मनके अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। पत्थर के ऊपर सोने के टॉप वाले सुंदर मनके भी पाए गए हैं यहाँ पर। प्रोसेस क्या होती थी, क्या प्रक्रिया होती थी मनके बनाने की, वो और देख लेते हैं। मनके भिन्न भिन्न प्रक्रिया से बनाए जाते थे। वस्तुतः यह प्रक्रिया पदार्थ यानी मटेरियल के अनुसार होती थी। जिस प्रकार सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर के मनके सरलता से बन जाते थे और ये ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा सेल खड़ी के मोहरें वगैरह भी सेल खड़ी की सबसे ज़्यादा बनाई हुई मिली हैं। ये एक सॉफ्ट स्टोन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेटेटाइट भी बोल देते हैं इंग्लिश में। और ये कि मुलायम पत्थर था, साबुनी पत्थर भी बोल देते हैं इसको, कई नाम है इसके। तो इसको आसानी से किसी भी आकार में डाला जा सकता था, इसलिए इसे ज़्यादा मनके बनाए गए हैं। सेल खड़ी के चूर्ण के से लेप तैयार कर उसे सांचे के अनुसार डालकर अनेक आकारों के मनके तैयार किए जाते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके बनाने की कला तकनीक अभी भी पुरातत्ववेताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। कठोर पत्थरों के मनके बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन थी। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों का विचार है कि लाल इंद्रगोप मणि, ये कार्नेलियन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक जटिल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती थी। इसे पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कठोर पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। आरी से काटकर आयताकार छड़ में बदला जाता था। फिर उसे बेलनाकार टुकड़े में पॉलिश से चमकाया जाता था। अंत में चर्ट बर्मे और कांसे के नलिकाकार बर्मे में उसे छेद किया जाता था। मनकों को छेद करने के लिए ऐसे उपकरण चन्हुदड़ों, लोथल, धोलावीरा जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने सबसे ज़्यादा कहाँ पर? चन्हुदड़ों और ये स्थल है लोथल, यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने सबसे फेमस हैं। मना के ले चलो, ये एक ट्रिक भी है। चलो में च से चन्हुदड़ो, लो से लोथल, तो लोथल और चन्हुदड़ो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। हालांकि अन्य स्थानों पर भी हर एक स्थान से मिले हैं लगभग छोटे मोटे कारखाने तो, लेकिन लोथल और चन्हुदड़ो के काफ़ी। लोथल चन्हुदड़ो जो है इस सभ्यता का कारखाना स्थल था। यहाँ पर कारखाने, मोहरें वगैरह, अन्य चीज़ें, मनके वगैरह, बहुत सी चीज़ें यहाँ से बनाई जाती थी चन्हुदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कोई 2 कारण लिखें। 2 कारण बताएं। 2018 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो आर्यों का आक्रमण। सभी जो इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही ये हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गई थी। व्हीलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके पक्ष में वे आक्रमण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रथम हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सड़कों पर मानव काल जो पड़े मिले हैं, उनको इन्होंने की लड़ाई के कारण ये मारे गए होंगे, ऐसा मानना है इन्होंने, व्हीलर जी ने। एक कमरे में 13 स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के कंकाल भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में सड़कों पर, घरों में मनुष्यों को कत्लेआम के प्रमाण मिले हैं। जैसे एक संकरी गली मिली है जिसे जॉन मार्शल ने डेड मैन लेन इसको बोला है, यानी मृत आदमियों की गली इसको बोला है। ये कंकाल इस बात को संकेत करते हैं कि बाहरी आक्रमणकारियों ये आर्य ही होंगे, शायद इन्होंने हमला किया होगा, क्योंकि इसके बाद की सभ्यता जो थी आर्यों की सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता थी, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि ये हड़प्पा सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी, नगरों की सभ्यता थी। तो इस कारण से एकदम से इतना बड़ा चेंज होना आर्य आक्रमण को दर्शाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा।
उसके बाद उन्होंने अपनी सभ्यता यहाँ पर बसाई होगी। बाढ़ और भूकंप ये दूसरा कारण है इनके विनाश का। विनाश के कारण की आप बहुत सारे कारण लिख सकते हो। नदियों के जल का सूख जाना, ये भी एक कारण लिख सकते हो अलग से। बाढ़ और भूकंप। कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ बताया है। मोहनजोदड़ो में मकानों और सड़कों पर गाद कीचड़ युक्त मिट्टी भरी पड़ी मिली है। तो यहाँ पर मकान जो है गाद यानी कीचड़ युक्त मिट्टी, जो नदियों की मिट्टी होती है नीचे की, उससे ढके हुए मिले हैं मकान वगैरह यहाँ पर मोहनजोदड़ो में। बाढ़ का पानी उतर जाने पर यहाँ के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबों पर फिर से मकान और सड़कें बना ली। तो यह बहुत बार बाढ़ से ध्वस्त हुआ था ये नगर, मोहनजोदड़ो नगर। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा बार नष्ट हुआ था। और भी दूसरे स्थल भी कालीबंगा, जैसे कालीबंगा में भी बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तो बाढ़ से ये स्थल बार बार नष्ट हुए हैं। इससे भी तंग आकर इन लोगों ने इन स्थलों को छोड़ दिया होगा, बाढ़ से तंग आकर। बाढ़ का पानी उतर जाने से यहाँ के निवासियों ने पहले के मकानों को मलबों फिर मकान बना लिए। बाढ़ आने का सिलसिला कई बार घटा। तो बार बार इनके बाढ़ आती है क्योंकि सभी के सभी स्थल नदियों के किनारे स्थित थे। खुदाई से पता चला कि 70 फुट गहराई तक मकान बने हुए थे। बार बार आने वाली बाढ़ों से नगरवासी गरीब हो गए और तंग आकर बस्तियों को छोड़कर चले गए। तो ये भी एक कारण हो सकता है यहाँ पर। कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन भी साथ साथ मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 30-40 वीडियो इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूछे हुए क्वेश्चनों के अपलोड किए हैं। उनको भी आप ज़रूर देख सकते हैं इस चैनल पर। ये प्रश्न 2 साल लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। हड़प्पा के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीकों का संक्षिप्त में वर्णन करना है आपको। जीवन का निर्वाह ये लोग किस तरह क्या क्या काम धंधे करते थे, कैसे करते थे ये। हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक चरण में जीविका निर्वाह के तरीके विकसित हो रहे थे। वे अनेक फसलें उगाने लगे थे। इनमें से उन्हें खाद्यान्न की प्राप्ति होती थी। वे कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों, मछली सहित से भोजन प्राप्त करने में सफल थे। तो मछली पकड़ने के कांटे भी बहुत स्थलों से साक्ष्य के रूप में मिले हैं। अनाज के जले दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई लोगों का आहार संबंधी आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पुरावन वनस्पतियों के अनुसार हड़प्पाई लोग गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि अनाज के दानों से परिचित थे। बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं गुजरात से, रंगपुर से। धान की भूसी मिली है, रंगपुर गुजरात में है। और लोथल से भी चावल वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि की हड्डियाँ मिली हैं। तो कई जानवरों की हड्डियाँ यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं कालीबंगा से। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं सूरकोटदा गुजरात से। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार ये सभी जानवर पालतू थे। संभवतः वे इनसे दूध व मांस प्राप्त करते थे। इसके अलावा जंगली सूअर यानी वर्रा भी बोल देते हैं सूअर को, हिरण और घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। मुर्गियों की हड्डियों के प्रमाण भी खुदाई के दौरान मिले हैं कई स्थानों से। कृषि उपज बढ़ाने के लिए खेतों को जोतते होंगे। हल के प्रमाण बनावली से एक मिट्टी का हल्का खिलौना बना हुआ मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है ये। और जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन, राजस्थान, हनुमानगढ़। बनावली जो है ये हरियाणा में है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कालीबंगन से मिले हैं जुते हुए खेतों के प्रमाण। सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। कुएं, जलाशय, झीलों और नहरों की सिंचाई की जाती थी। तो सिंचाई भी काफ़ी, जो नहरों से ज़्यादा सिंचाई की जाती थी, नदियों के पास ही स्थित रहते थे स्थल। यद्यपि सिंचाई के कम ही प्रमाण मिले हैं। सिंचाई के प्रमाण बहुत कम मिले हैं यहाँ से। मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसको बारे में जानकारी होना जरूरी है। इस बात से पुख्ता पुरावा शेष है कि मोहनजोदड़ो की नियोजित शहरी केंद्र था। इसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा और मोहरों
आदि का अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड। सिंध का नकली स्थान भी इसको निकनेम दे देते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के तट पर था ये मोहनजोदड़ो। तो मोहरें बहुत ज़्यादा मिली हैं ऐसे। इस नगर को 2 भागों में बटा हुआ था। हर एक नगर इसका 2 भागों में बटा हुआ था। केवल एक ही शहर 3 भागों में बटा हुआ था, वो था धोलावीरा। पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर में बटे हुए थे ये। एक बाग में ईंटे से बना चबूतरे पर स्थित बस्ती थी। एक ऊंचाई पर बनाया जाता था जिसमें विशिष्ट लोग रहते थे। इसके चारों ओर ईंटों का बना परकोटा यानी किलेबंदी की जाती थी। जहाँ पर विशिष्ट लोग रहते थे वहाँ पर इसे नगर दुर्ग यानी सिटाडेल, इंग्लिश में सिटाडेल कहा जाता था। नगर दुर्ग का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था। ये नगर दुर्ग जो था पश्चिमी हिस्से में बनाया जाता था और ये जो निचला नगर था ये पूर्वी हिस्से में, और ये नीचाई पर रहता था। नगर दुर्ग ऊंचाई पर बनाया जाता था ईंटों के चबूतरे पर। इसमें विशिष्ट लोग, प्रशासन के लोग रहते थे। इसमें पुजारी लोग, विशिष्ट गणमान्य लोग रहते थे। इसमें पकाई गई ईंटों के बड़े भवन पाए गए हैं। जो नगर दुर्ग है इसमें बड़े भवन मिले हैं। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे। निचले नगर को चारों ओर दीवार थी। कई जगहों पर निचले नगर को भी 4 दीवारी से घेरा जाता था। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती थी। इस क्षेत्र में कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये चबूतरे भवनों की आधारशिला का काम करते थे। ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर मकान बनाए जाते थे। ये आधारशिला का भी काम कर देते थे। दुर्ग क्षेत्र के निर्माण तथा निचले क्षेत्र के चबूतरों के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को लगाया गया होगा। तो ये बहुत ही मेहनत का काम था। इस नगर की यह भी विशेषता रही थी कि पहले प्लेटफॉर्म या चबूतरों का निर्माण किया जाता होगा और बाद में इस सीमित क्षेत्र का निर्माण कार्य किया जाता होगा। पहले से नालियाँ वगैरह, चबूतरे वगैरह पहले बनाए जाते थे। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद उस पर मकान बनाए जाते थे। ये पॉइंट जरूर याद रखें। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पहले योजना बनाई जाती होगी और बाद में उस योजना अनुसार लागू किया जाता था। पहले से ही प्लानिंग की जाती थी, पहले बता चुका हूँ। पर ग्रिड पद्धति के तहत इनको बसाया गया था। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काटती थी और इनको योजना के तहत बसाया जाता था नगरों को। आजकल जो सेक्टर्स आप देखते हैं शहरों में, वो भी इसी तरह से बसे होते हैं पहले से प्लानिंग के तहत। नगर की पूर्व योजना, प्री प्लानिंग का पता ईंटों से भी लगता है। ये ईंटें पकाई हुई, पक्की और धूप से सुखाई हुई होती थी। इनका मानक होता था 1:2:4 होता था, आकार होता था इनका। इसी मानक के आकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में भी प्रयोग की हुई है। सभी नगरों में इसी तरह की ईंटें प्रयोग की हुई हैं, इसी मानक की। मोहनजोदड़ो के एक नियोजित नगर होने के प्रमाण वहाँ की सड़कों, नालियों की सुव्यवस्था का प्राप्त होना भी है। गृह स्थापत्य से भी स्पष्ट होता है कि नक्शे बनाए जाते थे और बाद में घर का निर्माण किया जाता था। पहले से नक्शा बनाया जाता था, योजना बनाई जाती थी, उसके बाद शहर को बसाया जाता था। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17, 18, 19, 22 हर एक साल पूछा गया है इस एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। मोहनजोदड़ो की सड़कें और गलियों के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहनजोदड़ो की सड़कें व गलियां पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें और गलियां, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। नगर नियोजन इस सभ्यता का बहुत ही फेमस था, पूरी दुनिया में फेमस था। नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता फेमस थी। पहले से योजना बनाकर शहरों को बसाया गया था इसमें। तो पहले से पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सड़कें व गलियां बनाई गई थी। सभ्यता की सड़कें व गलियां सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी एक दूसरे को। ग्रिड पद्धति के तहत, ये मैंने आपको ग्रिड बना के दिखाया था। मुख्य गली से जुड़ती थी सभी सड़कें। जो मेन सड़क होती थी उसको छोटी सड़कें बड़ी सड़क से जुड़ जाती थी। 90 डिग्री
और सीधी होती थी, सड़कें सीधी होती थी, इनकी सड़कें व गलियां सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशा में बिछी हुई थी। इससे नगर के कई भागों में बट जाते थे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी थी। मुख्य जो सड़क थी मोहनजोदड़ो की वो 10.5 मीटर चौड़ी थी। इसे प्रथम सड़क कहा गया है, इसको मेन सड़क इसको बोला गया है प्रथम। इस प्रथम सड़क पर एक साथ पहिए के 7 वाहन गुजर सकते थे। तो ये इतनी चौड़ी थी कि पहिए वाले एक साथ 7 वाहन यहाँ से गुजर सकते थे, बहुत ही चौड़ी थी ये गली। अन्य सड़कें 3.6 मीटर से 4 मीटर चौड़ी थी। गलियों एवं गलियारे 1.2 मीटर यानी 4 फुट या इससे अधिक चौड़े थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सड़कों, गलियों और नालियों की व्यवस्था लागू करने तथा निरंतर देखभाल के लिए नगर पालिका, नगर प्राधिकरण जैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। तो आज के भी जो शहर हैं उनमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती जो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। तो वहाँ पर नगर पालिका वगैरह जरूर रहे होंगे। स्पष्ट है कि नगर में सड़कें, गलियों एक योजना के अनुसार बनाई गई थी। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। अन्य सड़कें और गलियां मुख्य मार्ग को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर वर्गाकार आयताकार खंडों में विभाजित होता था। तो नगर जैसे ये ग्रिड पद्धति के तहत, ये शतरंज के चेस बोर्ड की तरह, तो जो नगर है वो वर्गाकार और आयताकार इस तरह से खंडों में विभाजित हो जाता था इन सड़कों के कारण। यही बताया गया है यहाँ। ये एक से प्रश्न है और बार बार यही पूछे जाते रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। अगला प्रश्न ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है। हड़प्पा सभ्यता की निकास व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या यह नगर योजना की ओर संकेत करती है? नालियाँ किस प्रकार की थी उनकी, इस बारे में बताना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक थी ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था। नियोजित व्यापक नालियों की व्यवस्था हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता के नगरों से प्राप्त नहीं होती है। प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ होती थी जो घर के पानी को बाहर की बड़ी नाली से जा मिलती थी, सड़क के किनारे बनी नाली में पहुंचाती थी। प्रमुख सड़कों में गलियों के साथ 1 से 2 फुट गहरी ईंटों और पत्थरों से ढकी नालियाँ होती थी। नालियों को पत्थरों से ढका जाता था और उन पे हौज छोड़ दिए जाते थे उनको खोलने के लिए, सफाई करने के लिए, ताकि उनको हटा के सफाई की जा सके। मुख्य नालियों में कचरा छानने की व्यवस्था भी होती थी। नालियों में ऐसी व्यवस्था के लिए बड़े गड्ढे, शोष गर्त भी होते थे जो पत्थरों और ईंटों से ढके हुए होते थे, जिन्हें सफाई करने में आसानी से हटाया या और वापस रखा जाता था। मुख्य नालियाँ एक बड़े नाले से जाकर जुड़ी होती थी और सारे गंदे पानी को नदी में बहा देती थी। हड़प्पाकालीन नगरों में जल निकास प्रणाली की टिप्पणी करते हुए A.L. बासम ने लिखा है, नालियों की अद्भुत व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की महान सफलताओं में से एक थी। रोमन सभ्यता के अस्तित्व में आने तक किसी भी प्राचीन सभ्यता में नाली व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो रोमन सभ्यता इसके बाद की सभ्यता थी। तो उससे पहले कि कोई भी सभ्यता, इसके साथ की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता थी, उनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जल निकास की यह व्यवस्था बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, वरन छोटी बस्तियों में भी इसके प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए लोथल में भी पक्की ईंटों की नालियाँ थी। नालियों के विषय में मैके ने लिखा है, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है और नालियों की व्यवस्था ये स्पष्ट संकेत होता है कि नगर योजनापूर्ण बनाए जाते थे। तो एक योजना के तहत बसाए जाते थे, यही बात अर्नेस्ट मैके ने बोला है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये एक वीडियो में पहले से कवर कर दिए हैं, इनको भी आप ज़रूर देख लें, सारे इंपॉर्टेंट हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगले वीडियो में अपलोड किए जाएंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। इससे पहले पूरे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वीडियो, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी ज़रूर देख लें। ये मैंने इस चैनल पर MPPSC के एग्ज़ाम में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे हैं वो कवर किए हैं एक वीडियो में। IAS के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
सभी के सभी प्रश्न एक वीडियो में कवर किए हैं। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे हुए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न कवर किए हैं मैंने। तो ये वीडियोज़ भी आप इस चैनल पर पहले से अपलोड करती हैं, वो भी आप ज़रूर देख लें। ट्रिक्स के वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड किए हैं, मोहनजोदड़ो और सभी स्थलों के बारे में सेपरेट वीडियो, राखी गढ़ी हो, बनावली हो, जितने भी स्थल हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोदड़ो, लोथल, सभी के बारे में सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है, वह आप ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।